So today we are going to start with chapter number 5 DIF Financial Management. सो चैप्टर का नाम है बॉन्ड वैल्यूएशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली दो सिक्योरिटीज़ के अंदर ही डील करने वाले हैं। सो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये दोनों सिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स हम देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स दोनों सिक्योरिटीज़ ऐसी सिक्योरिटीज़ जिसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड दो टाइप के सिक्योरिटीज़ यहाँ इशू होते हैं, एक होता है रिडीमेबल बॉन्ड एंड दूसरा होता है इररिन्यूएबल बॉन्ड। अब रिडीमेबल बॉन्ड का मतलब ये मतलब ये है कि ऐसा बॉन्ड जिसकी कभी मतलब जिसका फिक्स मेच्योरिटी पीरियड डिसाइड कर दिया है कंपनी ने। जब उसने परचेज किए हैं शेयर्स, मतलब जब उसने बॉन्ड इशू किया है तब उन्होंने फिक्स प्राइस, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है, एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, बट उसमें मेच्योरिटी पीरियड स्पेसिफाई 101% किया होगा। सो उसको हम बोलेंगे रिडीमेबल बॉन्ड। इररिडीमेबल बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी कभी होगी ही नहीं, मतलब कंपनी उस इन्वेस्टर को जब तक कंपनी चलेगी तब तक उसे इंटरेस्ट पे करती रहेगी और इस तरीके से उसकी मेच्योरिटी एक ही टाइम पे होगी। जब कंपनी बंद होगी तभी उसे वो अमाउंट मिलेगी, उससे पहले अमाउंट मिलने का चांस ही नहीं है इन्वेस्टर को, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा। तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड मतलब इररिडीमेबल बॉन्ड ही सेम है इररिडीमेबल डिबेंचर्स की तरह। एंड रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड रिडीमेबल बॉन्ड दोनों कंसेप्ट सेम ही है, तो बार बार एक्सप्लेन करके मतलब नहीं है, सेम ही चीज़। अब इररिडीमेबल बॉन्ड के बारे में सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स परसेंटेज डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड का पहले मतलब देख लेते हैं। Net proceed does not mean face value of security. Net proceed means the value of security at the time of issue from company's point of view and at the time of purchase from investor's point of view. अब net proceed का आपको मतलब, नेट मतलब क्या कि वो ऐसे बाकी सारे एक्सपेंसेस एक्सक्लूड कर देना, मतलब कि छोटे मोटे जो भी आजू बाजू के खर्चे हुए होंगे तो वो सारे एक्सक्लूड गए, हाथ में कितना नेट कितना मिला है उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। सो नेट प्रोसीड के अंदर हम कौन से ऐसे खर्चे एक्सक्लूड करेंगे। सो फॉर अगर कंपनी इश्यू करती है सिक्योरिटीज़ तो हो सकता है कंपनी को किसी अंडर राइटर को अपॉइंट करना पड़ा या फिर किसी और इंटरमीडिएटरी का सहारा लेके उसने कोई सिक्योरिटीज इश्यू की, तो वो इंटरमीडिएटरी भी तो कुछ कंपनी के पास से चार्ज करेगा कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, तो वो कंपनी फिर एक्सक्लूड कर देगी। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ सकता है, स्टैम्प ड्यूटी कंपनी को पे करनी पड़ सकती है। तो वो सारी जो भी एक्सटर्नल कॉस्ट जो हो गई सिक्योरिटी के साथ, जो एडिशनल जो एक्सपेंसेस पे करने पड़े, तो उनको कंपनी क्या करेगी, उसकी सिक्योरिटी में से लेस कर देगी वो अमाउंट। वाई? बिकॉज मतलब सिक्योरिटी में से नहीं बल्कि सिक्योरिटी के साथ वो कभी भी सम अप नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को नेट प्रोसीड कितना मिला हाथ में, परचेज मतलब इशू जब सिक्योरिटीज इशू किए तब उसको कंपनी के पास जितना पैसा आया है नेट, मतलब कि एक्सपेंडिचर को ना बिना ऐड किए हुए जो नेट मिला उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेट प्रोसीड का मतलब ये होगा कि जब इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ परचेज करता है तब उसको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ता है ब्रोकर को, तो वो उस ब्रोकरेज के अमाउंट को एक्सक्लूड कर देगा नेट प्रोसीड्स पे से, क्योंकि उसको फाइनल कॉस्ट जाने के भाई फिर नेट मुझे कितना पड़ा ये शेयर या बॉन्ड्स, तो उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड के अंदर बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट प्रोसीड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो मैंने रीज़न भी बता दिया कि फ्लोटेशन कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि मतलब सिक्योरिटीज़ की मेन जो कॉस्ट होगी उसको वो शो नहीं करती है, तो इसकी वजह से उसे हम हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। सो फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स क्यों किया? क्योंकि कंपनी को टैक्स बेनिफिट हो रहा है, तो कंपनी अगर इंटरेस्ट पे करेगी तो उसमें से टैक्स को हटा के ही उसको जो नेट कॉस्ट कंपनी को जो गिरेगी वही वो कैलकुलेट करेगा। तो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, मतलब जो नेट प्रोसीड मिली है उसमें से हम इंटरेस्ट कितने प्रोपोर्शन में पे कर रहे हैं वही फॉर्मूला में दिया। तो इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करना है तो 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। एंड ये सारे जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए मैंने उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। नाउ अब रिडीमेबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में बात कर देते हैं।
तो रिडीमेबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के अंदर दो मेथड है, एक है अप्रॉक्सीमेशन, दूसरा हम बोल सकते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड यार यू कैन से YTM मीन्स यील्ड टू मैच्योरिटी। तो बुक वालों ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड और YTM मेथड, जो कि दोनों अलग अलग मेथड है, बट उन्होंने YTM मेथड को ही अप्रॉक्सीमेशन मेथड के साथ मिक्स करके बोला है कि दोनों एक ही मेथड है। बट अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की बुक में से अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या और यू कैन से YTM मीन्स की यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड वो डिफरेंट है अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। सो बुक में क्या है कि YTM मेथड के अंदर उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला दिया है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, रेक्टिफिकेशन जो बुक में दिया है वही फॉलो करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा वो इसके अकॉर्डिंगली आने वाला है। सो अप्रॉक्सीमेशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो पहले ओरिजिनली देख लेते हैं। सो अप्रॉक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला इस तरीके से कि कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो ये टर्म तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो बार बार करके मतलब नहीं है, टैक्स बेनिफिट एक्सक्लूड करके नेट कॉस्ट कितनी है इंटरेस्ट की वो देखो। फिर रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन। तो अब इस टर्म को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो एग्जाम्पल देखेंगे। सो एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है ₹100, इंटरेस्ट उसके ऊपर 10% मिल रहा है, उसकी मेच्योरिटी 5 ईयर्स के बाद होने वाली है। तो इंटरेस्ट जब हमने बॉन्ड खरीदा था तब आप समझ लो कि बॉन्ड की वैल्यू जो थी, जो कंपनी ने इस वैल्यू पे इशू किया था बॉन्ड विच इज़ ₹100, एंड रिडम्पशन वैल्यू पे कंपनी को इन्वेस्टर को ₹200 पे करना है। अब ₹200 कंपनी पे करेगी तो मतलब कंपनी को नेट कॉस्ट कितना पड़ा, मतलब कितना कंपनी को रिडम्पशन के ऊपर एडिशनल कॉस्ट देना पड़ा। तो विच इज़ लाइक 200, रिडम्पशन वैल्यू 200, एंड उसमें से अगर आप नेट प्रोसीड माइनस करते हो तो आपको नेट कॉस्ट पता चल जाएगी कंपनी को कि रिडम्पशन पे उसको कितना ज़्यादा पे करना। तो ये 200 यहाँ हमने लिखा, ये नेट प्रोसीड माइनस किया तो हमारे पास ₹100 आया। अब उसको 5 ईयर्स के अंदर हमें ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी है कि ईयर 1 में ही हम ये पूरी की पूरी कॉस्ट को चार्ज कर देंगे। तो 5 ईयर्स तक बेनिफिट मिल रहा है तो मतलब कि 5 ईयर्स तक ही आप इसको चार्ज करोगे। सो ये ₹100 की कॉस्ट आपको 5 ईयर्स के अंदर अगर डिवाइड करोगे मतलब कि ₹20 पर ईयर आपको ये कॉस्ट लगने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे। तो यही फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ, ये पूरा आपको एक फॉर्मूला का एक मतलब छोटा सा हिस्सा बन के आएगा आगे। तो यहाँ ही ये है कि रिडम्पशन वैल्यू आप जो लास्ट में पे करने वाले हो और इनिशियल प्राइस मतलब कि नेट प्रोसीड जो कंपनी को मिली है, उन दोनों के डिफरेंस को हम नंबर ऑफ ईयर्स मतलब जितनी मेच्योरिटी होगी उनके ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमें पर ईयर में कितनी कॉस्ट पे करनी है वो पता चल जाएगा। तो इंटरेस्ट प्लस ये अमाउंट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। तो अगर लॉजिक पता होगा तो फॉर्मूला रटने की भी आदत नहीं पड़ेगी। आप इतना याद रखना कि इंटरेस्ट कंपनी को नेट में कितना पे करना पड़ रहा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर रही बट कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, मतलब कि ये जो मेच्योरिटी वैल्यू है तो मतलब जो भी डिफरेंस है उसको आप जितना मेच्योरिटी पीरियड होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो मतलब नेट कॉस्ट कितने आ रही है पर ईयर वो डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि मतलब जो भी खर्चा आया है वो एवरेज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के कितने प्रोपोर्शन में है वो देखने के लिए ही हम अप्रॉक्सी मेथड मतलब कि YTM मेथड यूज़ करते हैं। अगर ट्रू सेंस में बोला जाए तो YTM का मतलब ये है ऐसी वैल्यू ऑफ मतलब ऐसी वैल्यू ऑफ रेट मतलब रेट ऑफ बॉन्ड की ऐसी रेट जहाँ नेट NPV मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो आपकी ज़ीरो आए। तो मतलब इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन होगी और कंपनी जो पे कर रही है उन दोनों की एक्सपेक्टेशन को जहाँ एक दूसरे को वो इंटर क्रॉस करेगी, तो यहाँ इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस पॉइंट को ही बोलते हैं YTM बोल सकते हो आप, यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब कि कंपनी के इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन और कंपनी जो पे कर रही है उन दोनों को मतलब जिस पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। बट अगर हम क्वेश्चन की पैटर्न देखें बुक्स को ध्यान में मतलब कि TYBF को बुक ध्यान में रख के देखें तो YTM का फॉर्मूला फिर आप इतना याद कर लेना, YTM इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स है जो समझने बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारे टर्म भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इनिशियली चैप्टर के 10 to 11 सम जो है वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड है। पहला है प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। दोनों टर्म बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आप क्वेश्चन बुक की लैंग्वेज में देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बट मैंने आपको जितना हो सके उतना सिंपली वे में मतलब प्रेजेंट किया है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर सबसे पहले देख लेंगे एंड देन बाद में देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन होने से पहले एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो मैं प्रेजेंट करती हूँ अभी। सो इस एग्जाम्पल के अंदर बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, इंटरेस्ट 10% पे होने वाला है, मेच्योरिटी वैल्यू 5 ईयर्स है। नेट प्रोसीड कंपनी को 100 मतलब मिली है मतलब एट द टाइम ऑफ इश्यू, एंड इंटरेस्ट उसको हर साल 10% पे करना है इन्वेस्टर को। ये 5 ईयर्स तक इंटरेस्ट पे करेगी। मतलब अगर हम नेट इंटरेस्ट का सम ऑफ अगर हमारे मतलब नॉर्मल सेंस में करें तो समझ लो ये 10 + 10 + 10 + 10 50 रुपीज़ आप मान रहे हो। अब इन 50 रुपीज़ से हमें फ्यूचर में मिलेंगे एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो इन 5 ईयर्स को एट प्रेजेंट कितनी उस 50 रुपीज़ की एट प्रेजेंट कितनी वैल्यू है, उस वैल्यू को ही हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। मतलब जो इंटरेस्ट मतलब कि हमने ये पूरा इंटरेस्ट सम अप किया 50 रुपीज़, जो कि हमें बॉन्ड मेच्योर होगा तब मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। मतलब उस 50 रुपीज़ जो कि फ्यूचर वैल्यू है उसकी प्रेजेंट में अगर हम काउंट करें तो उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो निकालने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ 1/1 + R। मतलब R मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यू रेट ऑफ रिटर्न बोलोगे आप, मतलब कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, रेज टू एन मतलब कि मेच्योरिटी पीरियड जो होगा वो, एंड इनटू अगर आप इंटरेस्ट करते हो, बट मेन फॉर्मूला तो इतना ही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर का मेन फॉर्मूला इतना ही है। ये इंटरेस्ट तो मैंने इसलिए आपको दिया है कि ताकि आपको अच्छे वे में समझ सके कि भाई इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना मिलेगा इन्वेस्टर को। तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर का नॉर्मल फॉर्मूला यही है, इतना ही आपको याद रखना है। अब इसको अगर हम ज़्यादा अच्छे वे में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब इस पूरे टर्म का मतलब ये है, ये छोटा वाला स्मॉल मतलब इतना पार्ट, ये 10 रुपीज़ नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट, इसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो मतलब ईयर 1 से डिस्काउंटिंग करोगे, फिर ईयर 2 से, फिर ईयर 3, 4, 5। अब ये टर्म दिखने में बहुत ऐसे लग रहा है कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप। सिंपलियर वे में आप क्या करोगे, कैलकुलेटर लोगे 1 डिवाइडेड बाई, अब ये 1 + 1 जो है, अब इतना आप माइंड में कर सकते हो कि 1 + 0.1 यानी कि 1.1 हुआ। सो 1 डिवाइडेड बाई, एक बार फिर से 1 डिवाइडेड बाई 1.1 एंड प्रेस इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 0.909। फिर आप एक बार और इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो 0.826, एक बार और, तीसरी बार हुआ अभी, अब एक बार और 4 एंड लास्ट 5 टाइम्स। तो 5 जब 5 बार आपने इक्वल टू प्रेस किया है तब आपका आंसर आएगा 0.620। अब उसको आप जीटी फंक्शन आपके कैलकुलेटर में होगा, वो प्रेस करोगे तो मतलब आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक जगह सम अप होके आ चुका है, जो कि आया है 3.790। अब उसको अगर आप इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्यूचर में मिलने वाले 50 रुपीज़ की करंट मार्केट प्राइस, करंट जो वैल्यू होगी उस टाइम की, मतलब उस मनी की करंट वैल्यू जो है वो है 37.90 रुपीज़, 37.90 रुपीज़। और इसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। मतलब कि सम ऑफ इंटरेस्ट जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना, मतलब कि सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। अब ये टर्म तो बहुत अच्छे से समझा है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंसेप्ट पे जाके पढ़ लेते हैं।
सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर मतलब उसका मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द इंटरेस्ट टिल द मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। अब सिक्योरिटी के अंदर बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड, डिबेंचर्स, शेयर्स, सारी सिक्योरिटीज इंक्लूड होती है। अब बॉन्ड, हम जो एग्जांपल हमने पीछे लिया था वही मैंने यहाँ रिपीटेटिव लिखा है, तो आप जब अपनी नोटबुक में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ से बिना एक्सप्लेनेशन के, तो मतलब अभी एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं, पहले एग्जांपल ही समझते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, सबसे पहले देख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब ये है, इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर एक साल का इंटरेस्ट आपको जानना होगा तो आप करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। सो मैंने यहाँ ये वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर निकाला। मतलब मुझे जानना है कि जो मुझे सेकेंड ईयर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा विच इज़ 10 रुपीज़, उसकी आज एट प्रेजेंट कितनी वैल्यू है। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। तो मैंने 2 ईयर्स का मुझे लेना है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेस टू n। तो मैंने इसको सिंपलियर वे में यहाँ डायरेक्टली लिखा है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1, मतलब कि 1 प्लस 1 हुआ। एक बार फिर से कैलकुलेटर पे आप लोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू करोगे, दूसरी बार और इक्वल टू करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.826, 0.826 ये आपकी वैल्यू आई है। अब उसको आप इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी। सो इंटू 10 करोगे तो आएगी 8.264। मतलब कि आपको इंटरेस्ट जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिलने वाला उसकी आज में एट प्रेजेंट कितनी वैल्यू है, तो 8.264 ये आई है। सो ये आंसर है, इसको हम बोल देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो इस तरीके से कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं। So present value of interest factor is equal to present value of interest of a particular year only. It does not include sum of all interest. Example, interest at the rate of 10%, जो कि हमने देखा था। मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताया था। अब मुझे फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट जानना है, फिफ्थ ईयर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू जाननी है। तो उसके लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 5 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर है 0.6209। तो मैंने उसे राउंड ऑफ करके 0.621 लिख दिया है यहाँ, एंड इनटू आप इंटरेस्ट रेट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आपको जो 10 रुपीज़ मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट में वैल्यू है 6.21 रुपीज़। तो इस तरीके से ये टर्म भी यहाँ ख़त्म होता है, एंड यही जो मेन टर्म है। तो आपको आई होप आपको इन दोनों के अंदर का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है। एंड अब हम इस पोजीशन में आके हम फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला है, अ बॉन्ड विच हैज़ अ पार वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ पेयर्स अ कूपन रेट ऑफ 12% एंड हैज़ अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years एंड द रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन बॉन्ड इज 10%। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। सो मतलब इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे इस बॉन्ड के ऊपर 10% तो मिलना ही चाहिए, एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 12% उसे कूपन रेट, मतलब इस रेट पे उसे इंटरेस्ट पे करने वाली है। बट बॉन्ड की एक्सपेक्टेशन हमारे इन्वेस्टर के व्यू से कुछ अलग है, कंपनी के व्यू से अलग है। अब देखते हैं किस तरीके से क्या होगा। सो आपको कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट into present value of interest factor
प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन प्लस मेच्योरिटी वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। मतलब कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वेक्टर, मतलब सम ऑफ ऑल इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है उसकी एट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उससे इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू जो मिलने वाली है आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई की है वो इनटू फिफ्थ, मतलब कि लास्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा उस ईयर के इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करना कि इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस मतलब ये मेथड से जो सॉल्व किया है वो बहुत ही हार्ड मेथड है। मैंने जो सिंपल मेथड डिराइव किया मैं आपको वही बताती, तो ये सारा झमेला आप करोगे नहीं। जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है विच इज़ लाइक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये इतना है ना, मैंने इसको ईजिली एक्सप्लेन किया है कि आप सम ऑफ करोगे, सिग्मा की साइन आपको पता है सम ऑफ के लिए यूज़ होती है, इनटू इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ईयर मतलब कि मेच्योर होने तक का जो इंटरेस्ट है उन सबको सम अप कर दोगे, प्लस रिडम्शन वैल्यू लिखेंगे। हम हमेशा मेच्योरिटी वैल्यू का नहीं देखेंगे क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब तो एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू भी होता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रिडम्शन वैल्यू लिखेंगे। एंड अब उस लास्ट ईयर का इंटरेस्ट रिडम्शन वैल्यू के साथ मिलने वाला है तो उसको रिडम्शन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारा जो है इस फॉर्मूला को मैंने इस वे में यहाँ लिख दिया है। सो 120 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब कूपन रेट जो है इसका मतलब ये है कि फेस वैल्यू पे आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पे करने वाली है। सो फेस वैल्यू इतनी है बॉन्ड की 1000 रुपीज़ के ऊपर 12% आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा 120 रुपीज़। एंड अब सम ऑफ ऑल इंटरेस्ट करना है, मतलब इन 3 ईयर्स के ड्यूरिंग कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी उसको डिस्काउंटिंग करोगे आप इन 3 ईयर्स के अंदर। सो वो प्लस आपका रिडम्शन वैल्यू कितना है 1000 ही रहेगा, क्योंकि रिडम्शन वैल्यू स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि फेस वैल्यू ही रिडम्शन वैल्यू है, तो ये भी यहाँ लिख दिया। अब इनटू करोगे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, मतलब थर्ड ईयर पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपको यहाँ लिखना है। तो थर्ड ईयर पे डिस्काउंटिंग कर लेंगे। सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कैलकुलेटर के ऊपर सारा क्लियर कर दो जो भी है वो 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करोगे। यानी कितने ईयर की मेच्योरिटी पीरियड है हमारा, वो है 3 ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड। तो 3 बार इक्वल टू प्रेस करोगे 1 2 3। सो 3 बार इक्वल टू प्रेस किया तो आपका आंसर आएगा 0.751 और कुछ आगे डॉट 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 डॉट, मतलब कि 314800 वो, तो मतलब शॉर्ट में 0.751 आया। अब उसको आप GT फंक्शन प्रेस करोगे तो ये सम हो गया सारे इंटरेस्ट जो कि 3 ईयर में मिलने वाले, तो उन सब का यहाँ सम ऑफ, मतलब कि उन सब की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ सम अप हो चुका है। अब उसको इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसके साथ, मतलब कि 120 के साथ आप 0.75 नहीं, आपको सम अप किया तो आपका कितना आंसर आया 2.48, मतलब GT प्रेस किया तो आपका आंसर आएगा 248 प्लस रिडम्शन वैल्यू, फेस वैल्यू को अज्यूम कर रिडम्शन वैल्यू, भी रिडम्शन वैल्यू पर्टिकुलरली दी नहीं है अलग से, इनटू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू एन, मतलब कि थर्ड ईयर का लास्ट मेच्योरिटी ईयर का कितना है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया था 248 नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब आंसर आया था 298.42। अब ये वाला पार्ट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब आप कैलकुलेटर क्लियर कर दो पूरा का पूरा, जो भी आपका फिगर्स है वो सारी क्लियर करने के बाद 1000 नहीं सॉरी, आप प्रेस करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 3 टाइम्स प्रेस करोगे, क्योंकि थर्ड ईयर का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू 3 टाइम प्रेस करोगे 1 2 3, आंसर आया 0.751। तो अब 0.751 जो है उसको अब GT प्रेस मत करना, 0.751 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 रिडम्शन वैल्यू के साथ,
तो आंसर आएगा, आंसर आया है 751.31। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी सिक्योरिटी की, विच इज़ लाइक 10.10049.73। तो ये वैल्यू मतलब कि ये जो आंसर आया है वो और यहाँ का आंसर दोनों आ रहा है सेम। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, होप सो। एंड ये स्टेप्स जो है वो भी मैं आपको जब PDF प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर तो मैं आपको स्टेप भी लिख के दे दूँगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप खुद कैलकुलेट कर लेना। सेम क्वेश्चन, अब सेम आगे के 3-4 सम सेम ही पैटर्न में, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो वो मैं बार बार करा के आपका टाइम पास मैं भी नहीं करना चाहूँगी एंड आपका भी मतलब टाइम वेस्ट ना हो। तो जो भी कंक्लूजन मैंने जो कैलकुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ लिख दिया है। सो आई होप सो आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो ये सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, तो इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर देना। बट ये क्वेश्चन सेकंड, चलो मैं एक बार ये भी करा दी ताकि कैलकुलेशन के अंदर आप एकदम अच्छे से कर पाए। सो राजा वॉन्ट्स टू परचेज 5 years, 5 years मतलब कि आपको मेच्योरिटी पीरियड बोल दिया 5 years एंड फेस वैल्यू उसको एट पार पे मतलब फेस वैल्यू पे ही खरीदा है वो बॉन्ड, हैविंग कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड ही इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हाउ मच शुड मिस्टर राजा पे टू परचेज द बॉन्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1 का कंक्लूजन हमने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली बॉन्ड की, बट उसका कंक्लूजन देना हम भूल गए। सो क्वेश्चन में पूछा था कि भाई मिस्टर जो भी इन्वेस्टर है उसको ये बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो सिंस जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू आई है उसकी मार्केट प्राइस अगर कुछ मार्केट प्राइस तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं की है, तो इन द अबाउ सम द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट विच इज़ ओके। तो यहाँ आपको मार्केट प्राइस नहीं दी है तो कंक्लूजन कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, वो वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करके सिंपली आंसर मतलब कि कंक्लूजन आपको सिंपली वो वैल्यू ही काउंट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा वॉन्ट्स टू परचेज 5 years बॉन्ड। सो 100 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू हो चुकी, रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं दी तो हम अज्यूम करेंगे रिडम्पशन वैल्यू हमारी फेस वैल्यू, तो हमने यहाँ रिडम्पशन वैल्यू भी लिख ली है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला तो हर एक बार फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट सम ऑफ इंटरेस्ट मतलब सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट तो आपका कितना है, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मतलब कि आप इसके ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर आप मतलब कि 100 के ऊपर 8% कूपन रेट कैलकुलेट करोगे तो 100 इंटू 8%, सो विच इज़ लाइक 8 रुपीज़ आपका आया। सो 8 रुपीज़ इंटरेस्ट भी लिख दिया है। अब सेकेंड आया है सम करना है, कितने 5 years के इंटरेस्ट को आपको सम करना है, तो उसको इसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दिया तो हम फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू अज्यूम कर रहे एंड अब लास्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रिडम्पशन वैल्यू के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 92.426। ये कैलकुलेशन भी एक बार और देख लो, प्रेस करोगे सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.1 कितने सालों की मेच्योरिटी है, तो मेच्योरिटी 5 years है तो 5 टाइम्स आप इक्वल टू प्रेस करोगे 1 2 3 4 5, प्रेस GT फंक्शन ताकि ये सारा का सारा जो इंटरेस्ट का जो डिस्काउंटिंग था वो हमारा समअप होके आ चुका है। अब इससे इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 30.32। इस 30.32 को आप एक साइड लिख दो एंड फिर रिडम्पशन वैल्यू के साथ हमें और 5th ईयर का इंटरेस्ट लेना, सिर्फ और सिर्फ 5th ईयर का ही, तो आप करोगे
ऑल क्लियर करने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 1.1 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो, 1 2 3 4 5, कितना आया 0.620, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे रिडम्पशन वैल्यू जो कि 100 रुपीज़ है, तो आपका आंसर आएगा 62.09। अब इंटरेस्ट की जो अमाउंट हमने पहले कैलकुलेट की थी 30 पॉइंट समथिंग, एंड ये वाला 62 के जो भी था वो, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 92.418। 418 को राउंड ऑफ कर दे तो 42 हो जाएगा वो पॉइंट, तो 92.42 आंसर आया है, एंड बुक का भी यही आंसर है। अब कंक्लूजन इसके ऊपर पूछा है क्वेश्चन कि हाउ मच शुड मिस्टर राजा पे टू परचेज द बॉन्ड, मतलब एक्चुअल में वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है 92.42, और कंपनी कितने में दे रही है उसे 100 रुपीज़ में, मतलब कि वो बॉन्ड उसे महंगा गिरेगा ना। एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 92.42 ही है, बट कंपनी 100 पे बेच रही है, मतलब कंपनी महंगा बेच रही है, तो अब इन्वेस्टर को बाई नहीं करना चाहिए बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ खास नहीं है, सेम ही है, तो मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आप खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, कुछ भी नहीं है। नहीं समझे तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बॉन्ड की रिडम्पशन वैल्यू के साथ कैसे रिडम्पशन वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी उसके अकॉर्डिंगली दिया है। तो एक बार आपको फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू एट पार पे बोला है, फिर बोला कि दूसरे सम में आप रिडम्पशन वैल्यू जो होगी उसको आप 20% प्रीमियम पे आप रिडीम करने वाले हो, एंड थर्ड केस में बोल रहा है कि आपको डिस्काउंट के अंदर बॉन्ड को रिडीम करना होगा। मतलब पार वाला तो बहुत सिंपल है, बल्कि फेस वैल्यू कोई रिडम्पशन वैल्यू आप अज्यूम करोगे एंड उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होता जाएगा। सो ये पार वाला तो सेम है, ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर देना, हो जाएगा। प्रीमियम पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो पहले कैलकुलेशन किया था यहाँ हम 100 लिखते थे पहले फेस वैल्यू को, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू नहीं थी, पर जब आपको यहाँ ये दे दिया है ये प्राइस, तो अब आपको जब आपको रिडम्पशन वैल्यू दे दिए तो रिडम्पशन वैल्यू लेनी। अब रिडम्पशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सो बोला कि डिबेंचर जो होगा वो रिडीम होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब प्रीमियम हमेशा याद रखना सिक्योरिटीज़ की फेस वैल्यू पे ही लेता है, ये रूल है। रूल इन सेंस कि मतलब ये इतना बेसिक सेंस है, तो आप कभी भी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर प्रीमियम काउंट नहीं करो। प्रीमियम विल ऑलवेज बी काउंटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सो कितना आया 120 रुपीज़ आया, ये हमारी होगी रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस आपको जब हम 100 लिखते तब 120 लिख के आपको कैलकुलेशन करना है। सो ये सारा कैलकुलेशन कर सकते हो आप। फिर डिस्काउंट पे थर्ड केस में बोला है कि आप जो बॉन्ड है आप डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो, मतलब कि फेस वैल्यू में से 10% हटा दोगे फेस वैल्यू का, विच इज़ लाइक 90 रुपीज़ आपकी रिडम्पशन वैल्यू आई है। सो इतना ही फॉर्मूला में चेंज होगा, बाकी का कैलकुलेशन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ इसके अंदर वो कंपैरिजन आपको मिलेगा, बट ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके अकॉर्डिंग ली है। आपको पहले तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है एंड उसके अकॉर्डिंग करंट मार्केट प्राइस दी है। क्वेश्चन के अंदर कि प्रेजेंटली कंपनी इतने में सोल्ड करती है, एंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमारा निकल के आया है ये। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड हालांकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है 908.40, बट कंपनी उसे 930 में बेचना, मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉन्ड उसे महंगा गिरेगा और इसकी वजह से ये बॉन्ड इसे नहीं खरीदना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख के बहुत आपको हार्ड लग रहा होगा कि ये टेबल ये क्या है इतना। टेबल ही सबसे मेन काम है, एंड ये टेबल ही आपको एक्यूरेट आंसर हमेशा देने वाला है। बट ये टेबल कहाँ यूज़ होगा, जब
वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कि हम समझो 2 ईयर्स के अंदर आपको पहले 13% मिल रहा था, फिर 3rd ईयर से लेके 4th ईयर तक कंपनी 15% पे कर रही, फिर कंपनी को लगा नहीं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए, उन्होंने 20% कर दिया। तो वहाँ जहाँ क्वेश्चन में वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया होगा वहाँ आपको ये टेबल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले टेबल के अंदर आप ईयर का कॉलम बनाओगे, कितने ईयर्स है, 8 ईयर्स है, तो 8 ईयर्स लिख दोगे। लास्ट का ये जो पार्ट है ना, आपको लगता होगा कि यार मिस प्रिंट हुआ होगा कि 2 बार 8 कैसे आ सकता है। ये कोई मिस प्रिंट नहीं है, ये पार्ट ही अलग है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिडम्पशन वैल्यू। इसको आप टेबल के अंदर काउंट मत करना, मतलब ये सारी जो फिगर्स है हमारी, ये यहाँ तक आप मानोगे कि ये सारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। ये सारा जो कैलकुलेशन है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, एंड बाकी का ये जो येलो पार्ट है वो है रिडम्पशन वैल्यू का। तो अब सबसे पहले क्या करोगे कि PSU firm wants to issue bond on variable coupon rate and other items of the issues are as follow. Face value is equal to 100 रुपीज़ पर बॉन्ड, लाइफ है 8 ईयर्स की, एंड कूपन रेट है पहले 2 सालों के अंदर 6%, फिर कंपनी ने नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 8% कर दिया, एंड फिर नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए कंपनी ने रेट ऑफ कूपन रेट जो कि है 9% कर दिया है। सबसे पहले 8 ईयर्स का आप लिख दोगे फिगर, और उसके ऊपर कैश फ्लो, मतलब कि आपको कूपन रेट कैलकुलेट करने बोला है। कूपन रेट को ही हम बोलेंगे कूपन रेट, इन अ सेंस आप बोल सकते हो इंटरेस्ट कूपन, उसको आपको कैलकुलेट करना होगा फेस वैल्यू के ऊपर। तो कि फेस वैल्यू आपको 100 दी है, तो उसके ऊपर समझो 6% बोला है, तो 6% का आपका इंटरेस्ट आया। जहाँ 8% बोला होगा 100 के ऊपर, तो वहाँ आपका 8 रुपीज़ आएगा। जहाँ 9% बोला है तो वहाँ 9 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से कैश फ्लो आपको यहाँ लिखना है, मतलब कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो होगी वो लिखनी है। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में कुछ नहीं किया है, या क्या किया है पता है आपको, ये 0.91 आया ना, उसका मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करोगे फॉर 1 ईयर। फिर ये कैसे आया है 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 2nd ईयर। ये कैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 3rd ईयर। ऐसे ही 8 ईयर्स का कैलकुलेशन किया है, बट हम इसको सिंपलियर वे में एक साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर पे लोगे सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो आपको फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा 0.909। फिर आप एक बार और प्रेस करोगे तो 0.826 मिल जाएगा इक्वल टू, एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 0.751। तो ऐसे करते करते 8 ईयर्स का कैलकुलेट करना है, तो आप 0.467 तक पहुँचोगे। एंड या इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन हुआ। अब हमारा जो कैश फ्लो आया है, ये कैश फ्लो आया है, इसको आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सेम कैलकुलेशन फॉर ऑल द कैलकुलेशन, ऑल द फिगर्स आपको सेम कैलकुलेशन करना है ये। तो ये मल्टीप्लाई करके आप ये यहाँ तक इतना कैलकुलेशन कर लोगे। नाउ विल टॉक अबाउट रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के ऊपर कंपनी 105 रुपीज़ पे करने वाली है। कंपनी ने खुद ने ही बोला है कि लाइक मैच्योरिटी पे वो 5% से रिडीम करेगी बॉन्ड। सो 100 प्लस 5% करोगे तो आपको 105 फिगर मिल जाएगी। अब उस रिडम्पशन वैल्यू के साथ साथ 8 ईयर्स तक 8 ईयर को, मतलब 8 ईयर तक उसकी डिस्काउंटिंग करनी है, तो आपको आंसर मिलेगा 0. कैसे वो निकालोगे, अब ये वाली फिगर आप कैसे निकालोगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 8 इंटू नहीं सॉरी इक्वल टू आप 8 टाइम प्रेस करोगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा 0.4665 ऐसे कुछ फिगर है, बट उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.467 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ये। अब इन सब का सम ऑफ कर दो, आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाएगी। अब इस जो भी वैल्यू आई है उसको करंट मार्केट प्राइस के साथ आप कंपेयर करोगे। करंट मार्केट प्राइस, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसकी फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि अभी भी कंपनी का जो बॉन्ड है फेस वैल्यू से क्या है
उसकी वैल्यू कम है बट उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 90.40 है बट कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 100 रखी है। तो अभी भी अगर इन्वेस्टर अगर बॉन्ड परचेज करना चाहिए तो उसको ये महंगा गिरने वाला है, तो देयरफॉर ही शुड नॉट परचेज द बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, सेम ही कैलकुलेशन है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको करंट मार्केट प्राइस दी है कि 1300 प्राइस है, एंड जो आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड आएगी उन दोनों को कंपेयर करोगे। वैल्यू ऑफ बॉन्ड एक्चुअली उसकी वैल्यू है 886 रुपीज़ उसकी वैल्यू है, बट कंपनी के करंट मतलब कंपनी उसे इशू कर रही है 1300 के अंदर, मतलब कि इन्वेस्टर को बॉन्ड महंगा मतलब डिबेंचर्स जो है वो महंगा पड़ेगा और इसकी वजह से उसे ये नहीं खरीदना चाहिए। सो इन्वेस्टर शुड नॉट बाय द बॉन्ड एट प्राइस ऑफ 1300 सिंस इट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन इज लोअर, पर उसकी वैल्यू कम है और कंपनी ने उसे मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू में सेल किया है, मतलब वो दे रही इशू कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, कुछ कराने लायक है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो वो मैं आपको करा देती हूँ। Monkey Limited has issued fully convertible debentures with face value of 1000 with a coupon rate of 12%, मतलब coupon rate of interest जो है वो 12% है, which will be converted in 25 equity share of ₹10 each at the end of 9 years. Find out the value of debenture if the expected rate of return of investor is at the rate of 10% and expected market value or price of debenture expected market price of one share after 9 years is ₹48। मतलब ये जो केस है, इस केस के अंदर बोला है कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर को पहले डिबेंचर्स दिए थे, अब जब वो मेच्योरिटी के ऊपर वो डिबेंचर रिडीम होगा तब कंपनी बोल रही है कि भाई हम डिबेंचर्स होल्डर को डिबेंचर देने की बजाय, मतलब वो मेच्योरिटी के ऊपर जो कैश पे करना हो कंपनी को, वो कैश पे करने की जगह हम आपको 10 इक्विटी शेयर्स दे देंगे ऑफ ₹10 ईच, मतलब कि 100 रुपीज़ तो बॉन्ड की वैल्यू थी, सॉरी 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, 1000 रुपीज़ तो उसकी फेस वैल्यू थी, बट कंपनी बोल रही है कि हम आपको कन्वर्टेड 25 इक्विटी शेयर ऑफ, कंपनी बोल रही है कि रिडम्पशन के ऊपर हम आपको 25 शेयर्स दे देंगे ऑफ 10 ईच। सो बॉन्ड होल्डर सॉरी डिबेंचर होल्डर उसने ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हाँ मुझे 25 इक्विटी शेयर मिल रहा है ऑफ 10 ईच एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने वो प्रपोजल, मतलब डेट होल्डर ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया कि हम इक्विटी शेयर में बाद में मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर बोला है कि जो कंपनी का जो एक शेयर के प्राइस जो है फेस वैल्यू, तो हालांकि हमने माना कि वो 10 रुपीज़ का है उसकी फेस वैल्यू, बट उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 48 एट द एंड ऑफ ईयर 9। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना कि लाइक 25 शेयर इंटू 48%, 48 रुपीज़, तो आपका आंसर आएगा कुछ 1200। तो मतलब कंपनी कुछ ज़्यादा ही पे कर रही है रिडम्पशन के ऊपर। जब उन्होंने ख़रीदा था तो बॉन्ड की प्राइस, मतलब डिवेंचर्स की प्राइस तो 1000 रुपीज़ थी, बट रिडम्पशन की वैल्यू रिडम्पशन के टाइम वो 1200 का शेयर्स दे रही है, मतलब डिवेंचर्स होल्डर को डायरेक्टली 200 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है यहाँ। फिर आप वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे सेम जैसे कि हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालते हैं, तो ये पार्ट सेम है, तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगी, टाइम नहीं पास करना ये सारा, मतलब कैलकुलेशन बार बार करके। वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगी एंड रिडम्पशन वैल्यू का आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये कैसा है, तो ये आपको पता ही है कि लाइक 25 शेयर मिला है जिसकी मार्केट प्राइस 48 रुपीज़ है, तो ये रिडम्पशन वैल्यू यहाँ लेनी है। एंड डिस्काउंटिंग, आप हमेशा एक बात याद रखना, आपको काफ़ी बार कन्फ्यूजन होगा कूपन रेट पे डिस्काउंट करना है या फिर ये रेट पे, दो रेट दी है ना, तो कूपन रेट पे डिस्काउंटिंग नहीं करनी, कूपन रेट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे एंड डिस्काउंटिंग आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहाँ लिखा होगा उस रेट पे आप डिस्काउंटिंग करने वाले हो, और इस तरीके से आपकी वैल्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगी। वही हमें बोला है
क्वेश्चन नंबर 11 सेम ही है. अक्षय लिमिटेड वांट्स टू इश्यू डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 7 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. मतलब रिडम्पशन वैल्यू जो होगी वो फेस वैल्यू के 10% ज़्यादा होगी. मतलब 1000 के ऊपर 10% अगर आप प्लस करते हो तो आएगा 1100 रुपये. द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू एज टू यील्ड ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 12%. द कंपनी 12% रिटर्न से डिस्काउंटिंग करेगी टू इन्वेस्टर एंड द कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस 3 year विल बी 13% per annum. Now interest will be increased by 2% from year 4th onwards. And CFO as a CFO of company मतलब आपको एडवाइस करना है कि ये इशू मतलब आपको एडवाइस करना है कि इशू प्राइस कितनी होगी डिवेंचर्स की. वो डिवेंचर्स ओके. सबसे पहले तो आप ईयर लिखते हुए 7 years तक आपको कैलकुलेशन करना. तो ईयर 7 तक आप ये इतना लिख लोगे. फिर कितना कैश फ्लो है तो 3 साल तक तो आपको 13% से कूपन रेट मिलने वाला है कि 1000 रुपीज़ के ऊपर 13% तो 130 मिल जाए. फिर बोला है कि 2% से हम रेट बढ़ा रहे हैं मतलब कि आप 15% हो जाएगा. तो 1000 इंटू 15% करोगे तो 150 आएगा नेक्स्ट. सो 150 फॉर रेस्ट ऑफ ईयर्स मतलब कि 4 years नेक्स्ट 4 years के लिए. अब डिस्काउंटिंग कैसे करोगे. 12% से डिस्काउंटिंग करनी है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करोगे और इक्वल टू प्रेस करोगे तो आएगा 0.892 मतलब 928 मतलब कि 93 समझ लो. फिर आप एक बार और प्रेस करोगे तो 0.7797. फिर एक बार और प्रेस करोगे तो 0.711. ऐसे करते करते 7 years का आप कैलकुलेट कर दोगे तो लास्ट में वैल्यू आएगी 0.452. फिर क्या करोगे इंटू सबको एंड फिर या इक्वल टू यहाँ तक आप ये इनको मल्टीप्लाई करोगे इससे. कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. ये सारा कैलकुलेशन हुआ. फिर लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू देखेंगे. रिडम्पशन वैल्यू बोला कि वो प्रीमियम पे इशू रिडीम होगा तो 1100 रुपये हमने कैलकुलेट किया ही है. कहाँ किया था ये वाला प्राइस. फिर लास्ट एट द एंड ऑफ 7 year जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था तो 7 years का डिस्काउंटिंग फैक्टर ये कैलकुलेट किया था वही तो सेम आने वाला है. अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके आप 497.20 आंसर निकाल दोगे. इन सबका सम अप करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड या डिवेंचर जो भी है वो मिल जाएगा. अब बोला है कि मार्केट प्राइस. अब हाँ और कंपनी ने क्या पूछा है कि आपको ये डिवेंचर परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो देखो हालांकि उसकी फेस वैल्यू जो सिक्योरिटी की वो 1000 रुपीज़ एंड कंपनी की रियल में बॉन्ड वैल्यू जो बॉन्ड का जो वैल्यूएशन कर रहे हो हम तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉन्ड वैल्यू है 1133.76. मतलब कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है बट कंपनी उसे कम पे इश्यू कर रही है. तो इसकी वजह से ये जो भी डिबेंचर होल्डर जो उसको फ़ायदा हो रहा है. कितना फ़ायदा हो रहा है उसको इस पर 1133.76 माइनस फेस वैल्यू विच इज़ लाइक 1000 रुपीज़ है. तो बॉन्ड होल्डर को 133.76 रुपीज़ का पर बॉन्ड मतलब पर डिबेंचर इतना फ़ायदा हो रहा है तो देयरफॉर ही शुड परचेज दिस बॉन्ड. अब मेथड नंबर 1 से हम अगर कैलकुलेशन देखें इस टेबल का तो इस वे में कुछ कैलकुलेशन बड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये कैलकुलेशन. 130 तो इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड नेक्स्ट 4 years के लिए 150. फिर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो देखो ये पार्ट तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. इतना तो आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे. ये पार्ट भी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे बट ये पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है. कैसे. क्योंकि आप नॉर्मली क्या करोगे 7 years तक है तो आप क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू आप क्या करोगे 7 बार प्रेस कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 विच इज़ लाइक 0.56 ऐसे कुछ आएगा. तो वो नहीं करना है क्योंकि अब आप अगर GT प्रेस करते हो तो कुछ और ही आंसर आएगा. ऐसा नहीं. अब आपको पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 4 years का 1 2 3 4 मतलब कि 0 ये आएगा. मैंने यहाँ से डायरेक्टली रेट्स ले लिए कि आपको नेक्स्ट
4 ईयर का इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा एंड फिर उनका सम अप करके इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वजह से ये कैलकुलेशन बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसकी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जब वेरिएबल रेट ऑफ सिक्योरिटीज़ आ जाए तब आपको टेबल की मदद से ही कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स जो है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। यहाँ ख़त्म होता है पार्ट। एंड आपको ये नोट्स अगर चाहिए होगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके ये इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बार में डाली है, तो आप वहाँ से लिंक से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। एंड जो भी नोट्स आपको चाहिए होगे आप मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप के अंदर। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो मेरी एफर्ट्स को जस्ट एक बूस्टअप देने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।